दृष्टि से तात्पर्य केवल हम अपने जीवन में जो कुछ भी देख पा रहे हैं या जो हमको दिखाई दे रहा है, यह केवल एक चेतन मन का प्रकाश स्वरूप है। तो इसे केवल दृष्टि का एक पक्ष मान सकते हैं। लेकिन जब हम मन की और गहरी परतों की ओर जाते हैं, जब हम अवचेतन मन को देखने की प्रयास करते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को जब हम समझते हैं, तो जी वहां जी। आप देखेंगे कि जो हमारी दृष्टि है और जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। क्यों बदल बिल्कुल। जाता है? क्योंकि हम बियॉन्ड द लिमिटेशंस देखते हैं। तो जब हम बियॉन्ड द लिमिटेशंस देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है, यह जीवन का एक पक्ष है, और जो हम इसके बाद दूसरे पक्ष पर अपनी दृष्टि डाल पा रहे हैं, वो उसका गहन पक्ष है। अर्थात अगर बाह्य दृष्टि में हम देखें कोई स्थूलता विद्यमान है, तो आंतरिक दृष्टि में अर्थात उस गहन दृष्टि में कहीं ना कहीं सूक्ष्म बिंदु हमें दिखाई देगा। अब जब बियॉन्ड द लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो जाता है। मैंने जो भी मैं सोच रहा हूं, वो केवल मैं सोच रहा हूं। अगर इसी बात को कोई और लोग सोचते, या 3 या 4 लोग इसको सोचते, तो क्या सोचते? और जब कई प्रकार की दृष्टि का हम अध्ययन कर लेते हैं, अर्थात मनुष्य एक ही है, लेकिन वो किसी विषय वस्तु, किसी निर्णय शक्ति, अर्थात जीवन के किसी निर्धारण तक अगर जाने की बात करता है या समझने की बात करता है, तो वो एक ही बात को अलग अलग लोग कई अलग अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ वो प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास के बाद में जो उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसे भी जब वो स्वीकार करते हैं, समझते हैं, तो उनको समझ में आता है कि अब एक्चुअल में मैं अपने जीवन में क्या देख पा रहा हूं। अब जो कुछ वो देख पा रहे हैं, और जब उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन व्यवहार में लेके आते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो जो दृष्टि थी और जो हमें देख पा रहा था और समझ पा रहा था और स्वीकार कर पा रहा था, उसके प्रति एक दृष्टिकोण वो विकसित करते हैं। दृष्टिकोण में बहुत सारी शुरुआती संदर्भ हो सकते हैं। हो सकता है कि जो कुछ भी मैंने देखा है, उस पर मेरी बड़ी गहरी श्रद्धा हो। अगर मैं जो देख रहा हूं, समझ रहा हूं, उसके प्रति मैं बड़ी आस्था रखने लगूं, और धीरे धीरे वो मेरी आस्था मेरी मान्यता में बदल जाए, अर्थात मैं उसे पूर्णतः स्वीकार कर लूं। तो एक आरंभिक स्वरूप में एक सूक्ष्म दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, एक अवधारणा को, दृष्टि और दृष्टिकोण क्या हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, उसे मैंने रखने का प्रयास किया है। जी बहुत अच्छा आपने बताया है। यहाँ पर मैं ऐसा समझती हूँ, मेरा जो विषय है वह मैं बोलना चाहूंगी। हम जी ज्योतिष को वैज्ञानिक भी समझते हैं, वहीं पर हम कहना चाहेंगे कि ये आध्यात्मिक भी है। तो कैसे है, यह पंच तत्व से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसमें हम चाहते हैं कि यह एक विश्व मानता है कि इसमें एक विश्व का उत्तरदायित्व है ज्योतिष में। और हमको ऐसा लगता है राष्ट्र के प्रति होना चाहिए हमारी एस्ट्रोलॉजी को। और देखिए, राष्ट्र बहुत उन्नति कर लेता है, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, परंतु जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, अगर मानसिक शांति नहीं उनके अंदर आ रही है, वो पीसफुल नहीं रह रहे हैं, वो खुश नहीं रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत वैज्ञानिक उन्नति तो हो गई है, परंतु आध्यात्मिक या अंदर की चीजें ठीक नहीं हुई हैं। तो ऐसा जो बाहर से दिखता है, यानी हमारी दृष्टि में दिखता है, परंतु दृष्टिकोण में यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विवेकानंद ने भी जहां पर कहा है कि मनुष्य भविष्य और वैज्ञानिक दोनों रूप में अगर देखना चाहता है, तो आध्यात्मिक को इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे माइक्रोकॉस्म होता है, माइक्रोकॉस्म होता है, वो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाता है। मतलब फिजिक्स बस नहीं है, मेटाफिजिक्स भी है। ज्योतिष में फिजिक्स बस नहीं होती है, मेटाफिजिक्स में भी होती है। इसी तरह हम कह देते हैं कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपने कभी अपने दृष्टिकोण से समझिए, हमारे दृष्टिकोण से मत समझिए, एस्ट्रोलॉजर की दृष्टिकोण से मत समझिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी नजरों को ग्रह से समझे कि हमारे अंदर के ग्रह क्यों क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी की 5 तत्व से बने हैं, वहीं पर हमारी बॉडी में ही 12 राशियां हैं। अगर हम 12 राशियों को फील कर सकते हैं, या हम अपनी राशि को ही फील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यही सार्थकता है, यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ना कि हमको किसी ने कोई रिमेडीज बता दी, हम अपनी रिमेडीज भी खुद ही करें।
जिस तरह से लगता है लोगों को कि मेरा तो शनि खराब है, मेरा तो गुरु खराब है, यहाँ दृष्टि और दृष्टिकोण की बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना वैल्यूएशन करिए, अंदर की ओर जाइए। आप खुद की रेमेडीज कैसे ढूंढ सकते हैं, यह खुद से पता होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को बहुत कर्मकांड से जोड़ा है। मैं यहाँ पर इस विषय में इसलिए बोल रही हूँ, मुझे बोलने का मन था बहुत दिनों से कि लोगों ने ना इसको चिकित्सा ज्योतिष में नहीं देखा, लोगों ने इसे आयुर्वेद में नहीं ढूंढा, लोगों ने इसे संसारिक ज्योतिष में नहीं देखा, इन लोगों ने यहाँ पे जो नेचर में हो रहा उसको नहीं देखा। तो मतलब हमको लगता है कि लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, मुहूर्त को ज्यादा देख लिया, शगुन शास्त्र को देख लिया, परंतु जो असली चीजें हैं, विश्व की जो असली धरा है, जो नेचर है, उसको नहीं देखा है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है पूरा ब्रह्मांड देखना। जिस तरह विज्ञान पूरा ब्रह्मांड देखता है, वैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी में सारा ब्रह्मांड देखें और अंदर के ब्रह्मांड से उसे मैच करें। जैसे जब जो सामने गोचर आए या सामने जो नेचर कहना चाहे उसे ही एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करें, तभी हमारी रेमेडीज होगी प्रॉपर, नहीं तो नहीं होगी। अगर आग बरस रही है तो हमें पानी की जरूरत है, ना कि हम और आग पैदा करें। ऐसे ही हमको एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए, ऐसे ही हमें वैज्ञानिक चीजों को समझते हैं, वैसे ही हमें आध्यात्मिक फील्ड में आना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि अस्तित्व तो बहुत बड़ी बात है, इसको समझने के लिए बहुत डीप बुद्धि चाहिए, और डीप बुद्धि के लिए जब आदमी खुद को समझता है तभी समझ सकता है इन सब चीजों को। तो मुझे लगता है जो ब्रह्मांड में कितने सारे शास्त्र बने हैं, अजय जी मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी उनके बारे में क्या ओपिनियन है। जैसे धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है, मेन तीन ही है जिसपे सारा ब्रह्मांड टिका है। जैसे अल्फा बीटा गामा है, वैसे ही ये तीन चीजें हैं जो सारे नेचर को अपने में समाहित किए हुए हैं, और व्यक्ति उसी से मोहित है, इन्हीं तीनों चीजों से मोहित है। इसके बारे में आपका नजरिया मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक रूप से क्या है, मैं जानना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो ग्रहों की दृष्टि की आपने बात की, प्रकृति की आपने बात किया, अध्यात्म की बात किया, ये सारे प्रसंग इस बात पर कहीं न कहीं केंद्रीय स्थिति में चले जाते हैं कि एक इंसान जब जन्म लेता है और उसके आसपास का परिवेश क्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये बात एक परिपक्व अवस्था में समझ में आती है कि हम एक इंसान समाज में जन्म लेता है, और समाज से भी पहली इकाई उसके परिवार की होती है। निश्चित रूप से परिवार के द्वारा जो कुछ भी उस इंसान को दिया जा रहा है, चाहे वह भौतिक स्वरूप में हो, अभौतिक स्वरूप में हो या पराभौतिक स्वरूप में हो, अगर हम भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक स्वरूप के संतुलन को बना के रखने की बात करेंगे तो उसी समाज शास्त्र में, अर्थात कहने का कि जो पारिवारिक दृष्टिकोण एक व्यक्ति के लिए उत्पन्न हुआ, तो वो इंसान धीरे धीरे जब वह परिपक्वता की ओर जाता है तो वो परिवार से समाज की धारा में प्रवाहित होने लगता है। अब जब वो समाज की धारा में प्रवाहित होता है तो वो सबके लिए विचार करता है, लेकिन सबके लिए विचार करने के पहले वह अपनी दृष्टि में ये जानने का प्रयास करता है कि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है। अब जब व्यक्तिगत अस्तित्व वो परिवार में ढूंढने की बात करता है तो मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि अगर आपकी उपस्थिति है और आपकी चर्चा हो रही है, और उस चर्चा में भी आपकी अच्छाइयों और आपकी क्वालिटी की बात हो रही है, गुणवत्ता की बात हो रही है, तो इंसान मान के चलता है कि जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा रहा है वो ठीक है। अर्थात उसको जो एक प्रतिक्रिया मिलती है वह अपने प्रति दृष्टिकोण बनाता है कि अब मैं अनुपस्थित हूं और मेरे श्रेष्ठ कर्मों की चर्चा हो रही है, या मैं उपस्थित हूं और मेरी पूछ परख हो रही है। पूछ परख से यहां तात्पर्य है कि आपको इस बात के लिए अवसर मिले कि अच्छा आप भी अपनी दृष्टि में जो कुछ भी अपने बारे में या समाज के बारे में या राष्ट्र के बारे में या संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चिंतन करते हैं तो वो राय क्या है। अब वो राय अगर आपने रखी तो हो सकता है कि वो इंटरवेंशंस के रूप में हो, किसी प्रसंगवश वो हस्तक्षेप हो, या आप कुछ उसमें इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कुछ पहल करना चाहते हो, या कुछ नई बात आप रखना चाहते हो। कई बार आपने देखा होगा कि सामूहिक परिचर्चा में एक बात निकल के आती है कि भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप अपना एक्सपर्ट कमेंट दीजिए।
अर्थात ऐसा जी। कोई विचार दीजिए जो इन सबसे अलग हटके हो। वही अलग। बात मुझे अभी लगी कि जब आप दृष्टि और दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी दृष्टि में इन बातों को अगर रखने का प्रयास करता हूं तो उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि परिवार के बाद में तुरंत हम समाज की बात करने लगते हैं। तो सब परिवार से जो कुछ भी मुझे पूंजी मिली वह समाज में कहीं ना कहीं वितरित होगी, और जब वितरित होगी तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मेरे अंदर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि पैदा करेगा, और जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि वो पैदा मेरे अंदर हो जाएगी तो मेरा दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक तरीके से चिंतन करने का हो जाएगा, और फिर मैं उसकी जब गहराई में जाऊंगा तो वहां कहीं ना कहीं दर्शन की बात होगी, अर्थात एक दार्शनिक दृष्टि मेरे अंदर विकसित होगी जो किसी बात को बहुत गहरे रूप में मुझे ले जाने की प्रेरणा प्रदान करेगी। और इसी को जब मैं एक लोक व्यवहार की दृष्टि से देखता हूं, मर्यादाओं के या जीवन के आचरण में उसको लाने की बात करता हूं, तो वहां मेरी एक धर्मगत दृष्टि होगी, और जब वो धार्मिक दृष्टि हो जाएगी तो वहां भी दृष्टिकोण बदलेगा और मैं उन मर्यादाओं के साथ जीवन को जीने का प्रयास करूंगा। और अंत में एक मन में आती है बात कि जब वह और ज्यादा रिफाइन होगी और ज्यादा परिष्कार आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को डेवलप करने की आवश्यकता होगी। अब व्यक्ति तो एक है, लेकिन दृष्टि और दृष्टिकोण को आप देखें तो वही व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि से सोच रहा था, वही व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से आप चिंतन कर रहे हैं, वही व्यक्ति आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करने की बात कर रहे हैं, वही इंसान है जो कहीं ना कहीं दार्शनिक पहलुओं पर जाके बहुत गहरे पानी पैठ वाली बात में अपने आप को समा लेने की स्थिति में वह स्वीकार करता है अपने आप को। इसी प्रकार से एक दो बातें और हमारे दिमाग में आती हैं कि वह धार्मिक कब हो जाता है और कब वह आध्यात्मिक हो जाता है। तो यहाँ सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक के बाद में एक पक्ष जो बच जाता है, जैसे आपने कहा, वह है आर्थिक पक्ष। हो सकता है कि इस क्रम में जो विकसित हो रहा हो वो शेष उसके लिए गौण हो, क्योंकि जो आर्थिक कहीं ना कहीं मदद है या आवश्यकता है या उसे जितना चाहिए वो मिल रहा हो तो उसे उस पक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी। हो सकता है कि जीवन में किसी के लिए आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 5 पक्षों को विकसित करने के लिए उसे कहीं ना कहीं सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन कि वो किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है, और उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वह अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं परिपक्वता लाता है और जीवन के प्रति एक कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टि विकसित करने का प्रयास करता है। जी। बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ पे कहूंगी कि धर्मशास्त्र में नैतिकता है, युद्ध की बात है, वहीं पर अर्थशास्त्र में सभी राजनीति चीजें हैं, वास्तु है, गणित है, भूगोल है, रसायन है, ये सब चीजें आती हैं। काम शास्त्र में सिर्फ सेक्स नहीं है, उसमें मनोशास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है और संगीत शास्त्र है। इस तरह से जैसे कि न्यूक्लियर या सूर्य एक केंद्र होता है, उसी तरह से एक अणु जो शक्ति है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होती है। इसी तरह से सारे वाइब्रेशन होते हैं। आपने बात की है तो मैं कहूंगी कि दृष्टिकोण में बहुत सही बात बताऊं, कृष्ण जी के पास 16 थी और रामचंद्र जी के पास 14। ये समझिए आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशन देखने की परमिशन है, मतलब भगवान ने दी है। कैसे दी है? आपकी 2 आंखें हैं, आप 2 डायमेंशन से ही चीजों को देख सकते हैं, परंतु आपके पास इतना डायमेंशन विकसित नहीं है कि आपके सामने से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं पर क्या आप देख पा रहे हैं? कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, तो आपके अंदर वो डायमेंशन देखने का पावर ही नहीं दिया गॉड ने कि आपके सामने से जो चीजें निकल रही हैं वो आपको देख पाए या आप उनको देख पाए। तो देखिए, जहां कहते हैं कि बहुत सेंसिटिविटी कुत्ते में होती, बिल्ली देख पाती है, उनके पास वो डायमेंशन है। इसी तरह अगर आपके पास 2 डायमेंशन है तो कम से कम किसी चीज को 2 डायमेंशन में देखने के लिए लौकिक या कह सकते हैं कि अलौकिक दोनों हैं। तो लौकिक को आप त्याग नहीं सकते, मतलब जो आर्थिक क्षेत्र है उसे आप त्याग ही नहीं सकते, और जो अलौकिक है वह आपके लिए मतलब उसको एडॉप्ट करना आपकी मजबूरी है, आप उसे भी नहीं त्याग सकते। यानी दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि जिसके बिना कि आपके 2 डायमेंशन बिना आपकी जीवन नहीं चल सकता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ज्योतिष में कि मैं पर्टिकुलर एक बात बताऊं, पश्चिम के देशों में बैठ के मैंने जो अनुभव किया है, उन लोगों ने कह सकते हैं कृष्ण जी की चीजों को अप्लाई कर लिया है। हम लोगों ने कृष्ण जी की चीजों को अप्लाई नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ किताब पढ़ ली है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें
जैसे एक पहिया है या दो पहिए हैं, तो हम बिना पुरुषार्थ के कोई भी भाग्य सफल नहीं होता है। ऐसे ही हमें दोनों डायमेंशन देखना चाहिए और यही दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमको कर्म जरूर करना है। आज राजनीतिकरण में मुझे बहुत विक्षिप्तता होती है इस चीज की कि फ्री में अनाज है, फ्री में सब चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी आपका अपना दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें क्या चीज एक्सेप्ट करना है। जरूरी है तो करिए आप, पर नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट मत करिए, उसे रोक दीजिए। यही दृष्टिकोण होना चाहिए व्यक्ति का। और मुझे आखिरी में ये कहना भी जरूरी लगता है कि अजय जी कि हम लोग एक एक टॉपिक पे चर्चा करें। जैसे युवा वर्ग का अलग दृष्टिकोण है, बच्चों का अलग दृष्टिकोण है, एक फीमेल का अलग है, और वही मनुष्य का एक अलग है। जो कमजोर वर्ग है उनका दृष्टिकोण अलग है। तो देखिए बहुत सारे डायमेंशन में हम लोग को सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण हर जगह अलग हो जाता है। जहां भूख लगी है वहां हम उससे कहेंगे पूजा करो तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो चीजें दृष्टिकोण से जुड़ती हैं वो है बहुत डीप में जाके देखना पड़ेंगी। और यह एक सीरीज के रूप में हम लोग करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण किस तरह होना चाहिए और समाज में उसे किस तरह से अपने दृष्टिकोण को रखना चाहिए जिससे वो ऊंचाइयों को छू पाए। ऊंचाइयां, खुद की ऊंचाइयां, किसी का सर्टिफिकेट नहीं लीजिए आप लोग, खुद का सर्टिफिकेट खुद को दीजिए। और वही दृष्टिकोण सबसे पावरफुल होता है दोस्तों। हम एस्ट्रोलॉजी से आपको अलग तरह से समझा सकते हैं, पर मेरा उद्देश्य है कि आपके अंदर अवेयरनेस आए, आपके अंदर चीजें चेंज हो। क्योंकि गर्भ में रहते हुए मनुष्य में आयु, कर्म, धन, विद्या, निधन यानी 5 यह ब्रह्मा द्वारा रचित है। इसमें आपको करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और इसको बहुत टेक इट इजी करना चाहिए, ना कि हमें उसमें एफर्ट्स डालना है। मतलब आप फालतू के एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव में लाएं, जो मिला है उसी में आप एक अच्छा मुकाम हासिल करें। यही दृष्टिकोण मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि इस चीज में जो कि कहते हैं ना कि 5 चीजें जो ब्रह्मा जी ने दी हैं उसको हम लोग अपने दृष्टिकोण में किस तरह से करें कि हम उसको दे भी पाए और ले भी पाए। इससे थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक पक्ष लोगों की समझ में आना चाहिए। लोग कहते हैं कि आपकी ज्योतिष भाग्य प्रधान है। भाग्य प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, पर हम उसको सिर्फ जोड़ देते हैं कि ये चूंकि भाग्य में लिखा है तो हम ऐसा ही होगा। यह दृष्टिकोण गलत है। आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने रखी और काफी गहराई से इन बातों पर आप मंथन करके बोल रही हैं। निश्चित तौर पर जो लोग इस भाव जगत को सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे तो उनको लगेगा कि देखने में तो ये बड़ा सहज शब्द है कि दृष्टि और दृष्टिकोण, लेकिन जो आपकी बात से निष्कर्ष निकलता है कि एक तो दृष्टि हमारी विशाल हो, विराट हो, और दृष्टिकोण हमारा समग्रता के साथ हो। तो जब दृष्टि इंसान की बड़ी होती है, विशाल होती है, और तब उसका दृष्टिकोण विराट होता है। और जब हम एक समग्र दृष्टिकोण की बात करते हैं तो समग्र दृष्टिकोण में जीवन की समग्रता, उसकी व्यापकता, जैसे कहने में हमको आ जाता है कि भाई ब्रह्मा जी ने संकल्पों से सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि की रचना और सृष्टि की विराटता, इन दोनों को जब हम देखने की बात करेंगे तो हमको लगेगा कि वह जो दृष्टि है, वह दृष्टि में जब बदलाव इंसान करता है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। अब दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलेगी, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। और यहाँ देखने का भाव यहाँ यह है कि एक इंसान जब अपने आप को देख रहा है और जब वो समाज को देख रहा है, जब वो जुड़ने और जोड़ने की संस्कृति में अपने आप को रख रहा है, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि युवाओं के बारे में। अगर हम युवा पीढ़ी को लेते हैं तो इसमें जो हमारी पुरातन पीढ़ी है, अगर वो मान लेती है कि हम युवाओं के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसको एक लाइन में रिजेक्ट कर दें, खारिज कर दें, तो वो पीढ़ी आपसे बहुत दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जब अपने जीवन में दृष्टि और दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वहां युवा पीढ़ी के प्रति एक दृष्टिकोण हमने विकसित कर लिया है। हमने मान लिया है कि वो ठीक नहीं है,
जैसे उदाहरण के लिए कि कुछ युवाओं के पास में कुछ बुजुर्गों को भेजा जाए, तो आप पता चलेगा कि इस प्रयोग में सारे के सारे बुजुर्ग लोग एक ही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई नैतिकता के मानदंड क्या हो, आपकी मर्यादाएं जीवन की क्या हो, परिवार और समाज में आपको कैसे रहना चाहिए। जबकि हो सकता है कि वो सारे युवाओं की टीम बहुत नैतिक हो, बहुत मॉरल वैल्यू को लेकर चल रही हो, उसने अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को विकसित कर लिया हो, लेकिन उनकी मान्यताओं में एक लंबे समय के जो भी पूर्वाग्रह रहे हैं, जो पूर्वानुमान रहे हैं, वो उन्हें बाध्य कर देते हैं कि हमारी एक पीढ़ी समाप्त हो गई है, खराब हो गई है। जबकि आप उसी पीढ़ी को जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो आप उनके प्रति एक नए दृष्टिकोण को कहीं न कहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपने ही युवा साथी से बातचीत किया और कुछ बातचीत करने के बाद मैंने उनसे कहा कि जो आपका जीवन चल रहा है, इसमें पुरुषार्थ की स्थिति क्या है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन की जो गति मति और सदगति है, इसमें पुरुषार्थ की गति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, अर्थात मैं अपनी कर्म कहानी में थोड़ा सा पिछड़ रहा हूं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने तुरंत उनको कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं। अब देखिए, एक दृष्टि में कोई इंसान कहे कि मैं पुरुषार्थ में पिछड़ रहा हूं और आप उनको बधाई दे रहे हो, तो आपके मन में क्या आएगा? बस 1 मिनट पूरा करता हूं। तो उन्हें आपके मन में आएगा कि क्या किसी नकारात्मक बात पे बधाई दी जा सकती है? तो वहां उनको भी लग रहा था कि शायद ये इंसान हमको टोकेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि एक यंग होने के नाते, युवा होने के नाते आपको ये बात स्मृति में है, आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में मैं कहीं पिछड़ रहा हूं, ये स्मृति में है। इसका मतलब हम बहुत जल्दी पुरुषार्थ करके अपने आप को कहीं अच्छे स्थान पर स्थापित कर लेंगे। यह दृष्टि और दृष्टिकोण उनके लिए भी सकारात्मक था, मेरे लिए भी सकारात्मक था, और इसी सकारात्मकता में सार्थकता का एक बिंदु हमने निकाल लिया। जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। युवाओं की चर्चा बहुत जरूरी है इस संदर्भ में करना कि युवा का दृष्टिकोण क्या है, और एक वृद्ध का और एक मनुष्य का, यानी 3 पीढ़ियों को यहाँ पे लेके एक चर्चा को हम आगे रखेंगे, निश्चित है। जिस तरह से कह सकते हैं कि हर ग्रह का अपना एक दृष्टि और दृष्टिकोण होता है, तो मैं बहुत शॉर्ट में इसे समझाना चाहूंगी। जैसे कहते हैं कि सूर्य ग्रह का क्या दृष्टि है। सूर्य का मतलब होता है हमारे खुद का अपना विल पावर, और उस विल पावर की दृष्टिकोण में आप जाएंगे और अपने ग्रह को खुद समझेंगे, तो आपको सूर्य से क्या क्या चीजें निकल रही हैं वह समझ में आएगा कि एक नियम में बंधा हुआ सूर्य है, तो दृष्टिकोण नियम में बंधी हुई होना चाहिए। हमें सूर्य को इस दृष्टि से देखना चाहिए। चंद्र में जो काम होता है वह बहुत जरूरी है कि चंद्र हमारी चीजों को पोषित करता है, हमको कह सकते हैं मेंटली ठीक करता है, या अंदर की चीजों को ठीक करता है। सूर्य हमारी बॉडी को ठीक कर रहा होता है। तो चंद्रमा भी निश्चित फिक्स समय पे अपना आता है और जाता है। हम 2 चीजों से तो ये सीख सकते हैं। यहाँ दृष्टिकोण आपका इस बारे में क्या कहता है, इस पे आप कमेंट लिखिए। वहीं पर हम कहना चाहेंगे वाणी से आप क्या बोल रहे हैं, इसको समझिए। वही आपका बुध ग्रह है, जहां हम ताकत का उपयोग कर रहे हैं, जहां हमें लग रहा है डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको हम कितना फॉलो कर रहे हैं, वह भी हमारा एक दृष्टिकोण कितना है। हम क्या किसी बुराई को देख के चुप बैठ जाते हैं? क्या हमारे अंदर उस चीज को ये नहीं लगता है कि हम गलत या सही का फर्क कर पा रहे हैं? वहीं पर अगर देखिए, गुरु हमारा विवेक है। जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां हम घर में हैं या बाहर हैं, वहां पे हम कितने विवेक को अपने, या अपने को कितना ग्रेविटी के साथ खड़ा कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम कितना फाइट कर पा रहे हैं। ये आपका ग्रह है, आपका गुरु है, आप इसे समझिए। शुक्र है, अट्रैक्शन है, आप किसी को देख के कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं और कितना उसको अंदर ले जा रहे हैं। क्या हमें अंदर उतना ले जाना है जहां हम डिस्टर्ब हो जाए, या किसी फीमेल या थर्ड पर्सन को देखकर हम उसकी सारी चीजों को अंदर कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, उनको हम कितना देख पा रहे हैं। यह दृष्टिकोण देखिए। शनि हमारे कर्म का कारक है। कर्म यानी हम कितना अपने आप को फाइट कर पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में किया गया कर्म है, उसे भाग्य कहते हैं। अभी नहीं हो रहा है, ये भाग्य था जो आप अभी कर रहे हैं। इस कारण से आलस रहित होकर हमको अपने कर्म या पुरुषार्थ को
करना आना चाहिए। यही शनि का संदेश है। और आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, आपका दृष्टिकोण है, कितना आप वर्क इज वर्शिप करते हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। तो मैं ऐसा कहूंगी सारे ग्रह हमारे अंदर है। 2 ग्रह छूट जाएंगे तो लोग कहेंगे अंजना जी 2 ग्रह नहीं बताए। तो राहु और केतु में हम कितना ज्यादा अपने ब्रेन को उपयोग कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम अपने आप को इन सब ब्रह्मांड में रहकर अटैच नहीं डिटैच कर रहे हैं। अटैच सब चीजें हो जाती है, डिटैच करना भी आना चाहिए। तो इस तरह से सारे ग्रहों का दृष्टिकोण होता है और इसे आप अपने अंदर देखिए। और अजय जी इस चर्चा को हम लोग और बहुत बड़े रूप में भी ले सकते हैं, परंतु समय सीमा के साथ हम लोग यही कहेंगे कि इसमें जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको चाहिए उस पे हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी देना है तो दे सकते हैं। मैं पूरे सेशन को बड़े ही गंभीरता से कहीं न कहीं अपनी दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत अच्छी आपने बात कही। और अंततः हम यही कह सकते हैं कि हम सभी लोगों को कहीं न कहीं भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। और जैसा आपने कहा भी कि अगर है तो हमारे साथ शरीर भी जुड़ा हुआ है, तो स्थूल और सूक्ष्म का संबंध भी दृष्टि और दृष्टिकोण के तारतम्य में ही देख के चलना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक के बीच में एक संतुलन बना पाएंगे। और संतुलन की दृष्टि ही हमें समग्रता की ओर ले जाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बस 2 मिनट का समय आप अपने लिए जरूर निकालिए, दृष्टि और दृष्टिकोण आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अजय शुक्ला जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।